वितरण माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले घटक। फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के अनेक माध्यम उपलब्ध है। कोई भी उत्पादक इनमें से किसी भी माध्यम का चयन कर सकता है, किंतु किसी भी माध्यम का चयन करते समय उसे कुछ घटकों या बातों पर विचार अवश्य करना पड़ता है। वे घटक या बातें निम्नलिखित है। पहली, ग्राहक या बाजार संबंधी बातें। दूसरी, उत्पाद या माल संबंधी बातें। और तीसरी, संस्था संबंधी बातें। और चौथी, मध्यस्थों संबंधी बातें। और पांचवी, वातावरण संबंधी बातें। इस प्रकार ये बातें वितरण के माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले घटक होते हैं। पहली है ग्राहक या बाजार संबंधी बातें, कस्टमर या मार्केट कंसिडरेशंस। किसी भी उत्पाद के लिए किसी वितरण माध्यम का चयन करते समय उस उत्पाद के ग्राहकों तथा बाजार संबंधी निम्नलिखित बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। वस्तुओं की केरता। सर्वप्रथम उत्पादक को वितरण माध्यम का निश्चय करने से पूर्व इस बात को ध्यान रखना होता है कि उसके उत्पाद के ग्राहक कौन है। क्या वे औद्योगिक ग्राहक है या उपभोक्ता ग्राहक है। यदि औद्योगिक ग्राहक है तो माल सीधा एजेंट या थोक व्यापारी के माध्यम से विक्रय किया जा सकता है, परंतु यदि वे उपभोक्ता ग्राहक है तो फुटकर व्यापारी को भी मध्यस्थ के रूप में लेना आवश्यक हो जाता है। संभावित ग्राहकों की संख्या, नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। जहां संभावित ग्राहकों की संख्या बहुत बड़ी होती है, बड़ी संख्या में मध्यस्थ को नियुक्त किया जाता है, परंतु यदि संभावित ग्राहकों की संख्या सीमित है तो उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों में माल का वितरण कर सकता है। बाजार का भौगोलिक केंद्रीकरण, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ द मार्केट। यदि बाजार का भौगोलिक क्षेत्र छोटा है तो उत्पादक स्वयं ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर सकता है और कम से कम मध्यस्थों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु यदि बाजार का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होता है तो मध्यस्थों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। आदेश का आकार, साइज ऑफ ऑर्डर। यदि उत्पादक के पास आदेशों की संख्या तो कम है किंतु आदेशों की राशि बड़ी होती है तो उत्पादक को प्रत्यक्ष विक्रय या कम से कम मध्यस्थों वाला वितरण का माध्यम अपनाना चाहिए, किंतु यदि आदेश संख्या अधिक और उसकी राशि बहुत थोड़ी हो तो प्रत्यक्ष विक्रय लाभप्रद नहीं है। क्रेताओं की क्रय आदतें, बाइंग हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स। वितरण के माध्यम को चुनते समय क्रेताओं की क्रय आदतें जैसे क्रय के बाद सेवा प्राप्ति की इच्छा, एक दुकान पर क्रय करने की इच्छा आदि को भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्रय की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज। यदि उत्पाद दैनिक उपयोग से संबंधित है तो एक ही व्यक्ति द्वारा थोड़े से समय में ही उन्हें बार बार क्रय किया जाता है तो उन उत्पादों के विक्रय के लिए अधिक मध्यस्थों की नियुक्ति आवश्यक है, किंतु जिन उत्पादों का एक ग्राहक द्वारा यदा कदा क्रय किया जाता है तो उनका प्रत्यक्ष विक्रय भी किया जा सकता है। उत्पाद या माल संबंधी बातें, प्रोडक्ट कंसिडरेशन। उत्पाद के गुण तथा आकार भी वितरण के माध्यमों के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उत्पाद या माल संबंधी प्रमुख बातें निम्नानुसार है। पहली, प्रति इकाई लागत, पर यूनिट कॉस्ट। यदि उत्पाद की लागत कम होती है तो मध्यस्थ श्रृंखला भी प्राय लंबी होती है। इसके विपरीत मूल्यवान उत्पादों का विक्रय प्रत्येक रूप से कम मध्यस्थों के प्रयोग से ही होता है। उदाहरणतः जवाहरात तथा मोटर कार के कई बार मध्यस्थ नहीं होते हैं और कई बार केवल एक ही मध्यस्थ कार्य करता है। उत्पाद का भार, वेट ऑफ द प्रोडक्ट। उत्पाद का भार भी मध्यस्थों की संख्या को प्रभावित करता है। जिन उत्पादों का भार बहुत अधिक होता है प्राय मध्यस्थ संख्या कम होती है। उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को माल विक्रय कर देता है। उत्पाद की स्थायित्वता, ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स। यदि उत्पाद नाशवान हो तो मध्यस्थ संख्या भी कम होगी। इसके विपरीत उत्पाद ज़्यादा समय तक सकते हैं या खराब नहीं होते हैं तो मध्यस्थ संख्या श्रृंखला लंबी हो सकती है। उदाहरणतः साग सब्जी, दूध, दही आदि जल्दी नष्ट होने वाले उत्पाद है, अतः जितना हो सके कम से कम मध्यस्थ का प्रयोग करना चाहिए। उत्पाद की तकनीक, टेक्निकलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यदि उत्पाद तकनीकी प्रकृति के हैं तो उत्पाद को प्रत्यक्ष रूप से या कम से कम मध्यस्थों के प्रयोग से ही माल का विक्रय करना चाहिए। केनन विचर्ट के अनुसार उत्पाद जितने तकनीकी प्रकृति का है उतने कम मध्यस्थों की श्रृंखला की आवश्यकता पड़ती है।
प्राय उद्योगों के काम में आने वाले उत्पाद प्रत्यक्ष रूप से विक्रय किए जाते हैं। उसी प्रकार रेफ्रिजरेटर, स्कूटर आदि के निर्माता भी एक एजेंट को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करते हैं। निर्मित उत्पादों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। उत्पादकों द्वारा निर्मित उत्पादों की संख्या वितरण के माध्यमों को प्रभावित करती है। यदि उत्पादक केवल एक या दो उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे मध्यस्थों की सहायता कम लेनी होगी, परंतु यदि वह कई उत्पादों का निर्माण करता है तो उसको मध्यस्थों पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। उदाहरण हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी कई प्रकार के उत्पादों का निर्माण करती है, अतः उसी मध्यस्थों पर काफ़ी निर्भर रहना पड़ता है। जबकि दूसरी बाटा कंपनी केवल जूतों का ही निर्माण करती है, तब वह प्रत्यक्ष रूप से उत्पादों विक्रय करने में समर्थ है। प्रतिस्पर्धी उत्पादों के वितरण साधन, चैनल्स यूज्ड फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। यद्यपि किसी भी उत्पादक को अपने प्रतिस्पर्धा की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु प्रतिस्पर्धी पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। प्रतिस्पर्धी द्वारा प्रयोग किए गए वितरण के माध्यम का विश्लेषण कर उसकी उपयुक्तता पर विचार करके वितरण के माध्यम का चुनाव करना चाहिए। उत्पाद की स्टाइल तथा पैशन, स्टाइल एंड पैशन ऑफ द प्रोडक्ट। जिस उत्पाद की स्टाइल तथा पैशन में दिन पर दिन परिवर्तन होता है, उस उत्पाद के निर्माता को कम से कम मध्यस्थों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से माल का वितरण करना चाहिए। उदाहरण रेडीमेड कपड़ों का निर्माता प्राय प्रत्यक्ष रूप से ही माल का विक्रय करता है, कभी कभी ये एक मध्यस्थ का प्रयोग कर लेता है। विक्रय के बाद सेवा, आफ्टर सेल सर्विस। जिन उत्पादों के लिए विक्रय के बाद भी सेवा की आवश्यकता रहे और निर्माता वह सेवा प्रदान करना आवश्यक समझता है तो उसी कम से कम मध्यस्थ का प्रयोग करना चाहिए। अब है संस्था संबंधी बातें। संस्था संबंधी बातें भी वितरण के मध्यस्थ के चुनाव में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वे निम्न है: संस्था की ख्याति, गुडविल, रेपुटेशन। अच्छी ख्याति वाली संस्थाएं अपने पसंद से अच्छे वितरण के माध्यम का चुनाव कर सकती है, क्योंकि कई मध्यस्थ अच्छी ख्याति वाली संस्थाओं के माल के विक्रय के लिए तैयार रहते हैं। अतः संस्था की ख्याति के आधार पर मध्यस्थ की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। वित्तीय साधन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वित्तीय साधन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो वितरण के माध्यम को प्रभावित करता है। जिस संस्था के पास वित्तीय साधन विस्तृत होते हैं वहाँ मध्यस्थ भी कम से कम पाए जाते हैं, और जिनके पास वित्तीय साधन की कमी होती है उनको मध्यस्थ भी अधिक रखने होते हैं। प्रबंधकों का अनुभव में योग्यता, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। जो प्रबंधक बाजार संबंधी संपूर्ण ज्ञान रखते हैं उन्हें कम से कम मध्यस्थों की आवश्यकता होती है, तथा जिन प्रबंधकों का बाजार संबंधी ज्ञान तथा अनुभव सीमित होता है और विपणन मध्य प्रबंधन की क्षमता कम होती है उनको अधिकाधिक मध्यस्थों का प्रयोग करना पड़ सकता है। वितरण माध्यमों पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा, डिजायर फॉर कंट्रोल ओवर चैनल्स। कभी कभी उत्पादक वितरण के माध्यमों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके बाजार में प्रतिस्पर्धा विजय प्राप्त चाहता है। इस उद्देश्य से वे कम से कम मध्यस्थ नियुक्त करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से माल के विक्रय को प्रोत्साहन देते हैं। मध्यस्थों की सुविधाएं, फैसिलिटीज टू मिडलमैन। वितरण के माध्यमों का चुनाव करते समय इस बात को भी ध्यान रखा जाता है कि उत्पादक संस्था मध्यस्थों को कितनी सुविधाएं दे सकती है। संस्था की परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। वितरण के माध्यमों के चुनाव में संस्था की परंपरा भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यदि पहले से ही मध्यस्थों का अधिक प्रयोग किया जाता रहा है तो संस्था भविष्य में भी ऐसा ही करना वांछनीय समझ सकती है। अब है मध्यस्थ संबंधी बातें, मिडलमैन कंसिडरेशंस। मध्यस्थ भी वितरण के माध्यम के चुनाव को प्रभावित करते हैं, अतः इनके संबंध में मुख्यतः निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, मध्यस्थों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिडलमैन। उत्पादक को ऐसे मध्यस्थ का चुनाव करना चाहिए जो ग्राहकों को उत्पादक की इच्छा अनुसार माल के वितरण की व्यवस्था कर सके। इच्छित मध्यस्थों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड मिडलमैन। उत्पादक को अपने इच्छा अनुसार ही मध्यस्थों की नियुक्ति करनी चाहिए। यदि मध्यस्थ इच्छानुसार नहीं मिलते हैं तो उसी मध्यस्थ नियुक्ति नहीं करनी चाहिए, उसी अन्य व्यवस्था करनी चाहिए। मध्यस्थों की उत्पादक नीतियों के प्रति प्रवृत्ति, एटीट्यूड ऑफ मिडलमैन टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स पॉलिसीज। मध्यस्थों की नियुक्ति में उत्पादक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मध्यस्थ उसकी नीतियों में विश्वास रखता है अथवा नहीं। विक्रय की संभावित मात्रा, सेल वॉल्यूम पॉसिबिलिटीज।
मध्यस्थों के चुनाव में वर्तमान बिक्री की मात्रा का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि भविष्य में होने वाली संभावित बिक्री की मात्रा को भी ध्यान रखना चाहिए। वितरण लागत, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण लागत एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसे वितरण के माध्यम का चुनाव करते समय ध्यान रखना अपरमावश्यक है। वितरण लागत के बढ़ने के परिणामस्वरूप वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, जो अंततः बाजार में प्रतिस्पर्धा स्थिति उत्पन्न करती है। अब है वातावरण संबंधी बातें, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस। वितरण माध्यम का चुनाव करते समय वातावरण संबंधी बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। इसे कुछ एक बातें अनुसार है। राज्य के विनियम एवं नीतियाँ, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। आधुनिक व्यवसाय का सरकारी नियमों, विनियमों एवं नीतियों से नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। विपणन कार्य संबंधी अनेक राज्य के नियम एवं नीतियाँ होती है। वितरण माध्यम का चयन करते समय उनको ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। हमारे देश में एकाधिकार विरोधी, स्टॉक सीमा, एकाकी बिक्री एजेंट, अंतर्राज्यीय व्यापार, आयात निर्यात आदि संबंधित अनेक कानून, विनियम एवं नीतियाँ हैं। मध्यस्थ का चयन करते समय इन सभी को ध्यान में रखना चाहिए। आर्थिक परिस्थितियाँ, इकोनॉमिक कंडीशंस। आर्थिक परिस्थितियाँ भी वितरण माध्यम के चयन को प्रभावित करती है। तेजी, मंदी, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकोचन, देशी एवं विदेशी प्रतिस्पर्धा आदि सभी आर्थिक परिस्थितियों को मध्यस्थ चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियाँ, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एटसेट्रा कंडीशंस। मध्यस्थों के चयन को कभी कभी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ भी प्रभावित कर सकती है। इनके प्रभावों का पूर्वानुमान करना कठिन है, परंतु इन पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। इसके प्रभावों का पूर्वानुमान करना कठिन है, परंतु इन पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए ही वितरण के माध्यमों का चयन करना न्यायोचित होगा, तो तभी संस्था न्यूनतम खर्च एवं मितव्ययता के साथ ग्राहकों तक माल पहुंचाकर उनको अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर सकेगी। अब थोक व्यापारी, होलसेलर्स। अर्थ एवं परिभाषाएं। मेसन रथ के अनुसार वह व्यक्ति या फर्म थोक व्यापारी है जो माल खरीदती है, जो यहाँ तो वह फुटकर व्यापारी को पुनः विक्रय इसलिए करती है कि वह उसे आगे उपभोक्ताओं को पुनः विक्रय कर सके, अथवा व्यवसाय संस्था को औद्योगिक व्यापारिक उपयोग के लिए विक्रय करती है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को या दूसरे व्यापारियों को और यहाँ औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा संस्थागत उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं। वे अंतिम उपभोक्ताओं को कोई विशेष मात्रा में माल का विक्रय नहीं करते हैं। निष्कर्ष रूप में अपने कह सकते हैं, थोक व्यापारी वह व्यापारी है जो उत्पादकों तथा निर्माताओं से भारी मात्रा में माल का क्रय करते हैं, और फुटकर व्यापारियों, वाणिज्यिक, औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। थोक व्यापारियों के कार्य, फंक्शंस ऑफ होलसेलर्स। लॉर्डसन के अनुसार थोक व्यापारी का कार्य समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जितना संभव हो सके उतनी कुशलतापूर्वक विपणन सेवाएं प्रदान करना है। संक्षेप में थोक व्यापारियों के निम्न प्रमुख कार्य हैं। पहला, परिचालन संबंधी कार्य, ऑपरेटिंग फंक्शंस। एक थोक व्यापारी के परिचालन संबंधी मुख्य कार्य निम्नानुसार है। क्रय करना। एक थोक व्यापारी का सर्वप्रथम कार्य अपने ग्राहकों के लिए माल का क्रय करना है, इसलिए वह अपने ग्राहकों का क्रय प्रतिनिधि कहलाता है। थोक व्यापारी अपने विभिन्न उत्पादकों या निर्माताओं से माल का क्रय करता है। इस कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए वह क्रय विशेषज्ञों की नियुक्ति भी करता है। विक्रय करना। थोक व्यापारी की परिभाषा करते समय ही स्पष्ट कर दिया गया है कि एक थोक व्यापारी अपने माल का क्रय पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से ही करता है, अतः विक्रय करना उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के लिए थोक व्यापारी कुशल विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करता है, जो फुटकर व्यापारियों, औद्योगिक उपभोक्ताओं आदि से मिलकर क्रयादेश प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त थोक व्यापारी विक्रय साहित्य भी प्रकाशित करके अपने ग्राहकों को भेजते हैं तथा विक्रय संवर्धन में भी सहायता पहुँचाते हैं। संग्रहण, स्टोरिंग। वस्तुओं को संग्रह करना थोक व्यापारी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक थोक व्यापारी माल का संग्रह करके रखता है, आवश्यकतानुसार अपने ग्राहकों को बेचता है। संग्रह करके
रखने से वह अपने ग्राहकों की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इससे ग्राहकों को बहुत सुविधा मिलती है, क्योंकि ये जब चाहे तब थोक व्यापारी से माल प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा केवल संग्रह करके रखने पर ही संभव है। विभाजन कार्य डिवाइडिंग, क्योंकि फुटकर व्यापारी प्राय छोटी मात्रा में माल का कार्य करता है, अतः विभाजन कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये कार्य केवल फुटकर व्यापारी के हित में नहीं बल्कि उत्पादक के हित में भी है, क्योंकि उत्पादक छोटी छोटी मात्रा में माल की बिक्री की समस्या से बच जाता है। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में उत्पादक से माल खरीदता है और फिर उस माल को छोटी छोटी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को या औद्योगिक उपभोक्ताओं को विक्रय करता है। इस प्रकार वह अपना विभाजन कार्य पूरा करता है। वित्त व्यवस्था फाइनेंसिंग, एक थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों एवं उत्पादकों दोनों को वित्तीय मामलों में सहायता प्रदान करता है। ये फुटकर व्यापारियों को माल उधार विक्रय करता है, वह उत्पादकों को अग्रिम भुगतान करता है। इस प्रकार वह दोनों को वित्तीय सहायता देता है। इसी कारण वित्त व्यवस्था करना थोक व्यापारी का आवश्यक कार्य माना जाने लगा है। जोखिम उठाना रिस्क बेयरिंग, थोक व्यापारी जोखिम उठाने का कार्य भी करता है। वह उत्पादक से माल खरीदता है तथा वह उस माल की बिकने की गारंटी स्वयं ले लेता है। फुटकर व्यापारी को भी वह बिकने पर पुनः लौटाने का विकल्प देता है। इसके अतिरिक्त वह ग्राहकों को उधार माल बेचता है और डूबत ऋण की जोखिम भी उठाता है। माल के संग्रह करने पर मूल्य में होने वाली गड़बड़ की जोखिम भी वह सहन करता है या वहन करता है। इस प्रकार एक थोक व्यापारी ये जोखिम अपने ऊपर ले लेता है। यातायात व्यवस्था करना ट्रांसपोर्टिंग, एक थोक व्यापारी और उत्पादकों और ग्राहकों दोनों के लिए यातायात व्यवस्था का भी कार्य करता है। वह प्राय अपने निजी ट्रक या अन्य वाहन रखता है, जिनके द्वारा आसानी से यातायात व्यवस्था करके माल को शीघ्र ग्राहकों तक पहुंचाने में सहायता पहुंचाता है। लेखांकन कार्य अकाउंटिंग, थोक व्यापारी के लिए लेखांकन कार्य आवश्यक सा हो गया है। उसे अपने ग्राहकों एवं उत्पादकों खातों को तैयार करना पड़ता है। ग्राहकों नाम से बीजे तैयार करने पड़ते हैं। अपने स्टॉक का भी लेखा जोखा रखना पड़ता है। इस प्रकार इन विविध कारणों से लेखांकन करना आवश्यक हो जाता है। संवेष्टन करना पैकेजिंग, कभी कभी थोक व्यापारी को माल का संवेष्टन भी करना पड़ता है। यदि उत्पादक ने ही छोटी छोटी मात्रा में पैकेट बना दिए हैं तो संवेष्टन की आवश्यकता नहीं रहती है। कभी कभी बड़े बड़े पैकेट को खोलकर छोटे छोटे पैकेट बनाने पड़ते हैं। अन्य कार्य अदर फंक्शन, प्रजनन संबंधी कार्यों के अतिरिक्त थोक व्यापारियों के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। वे निम्न है। परमाणुकरण श्रेणी करना, थोक व्यापारी वस्तुओं का परमाणुकरण में श्रेणीयन का कार्य करके फुटकर व्यापारियों एवं ग्राहकों के लिए महान सेवा करता है। बाजार सूचनाएं एकत्रित करना, सभी थोक व्यापारी बाजार अनुसंधान नहीं करते हैं बल्कि अपने फुटकर व्यापारियों के माध्यम से इस बाजार संबंधी सूचनाएं एकत्रित करते हैं। प्रबंध की सेवाएं प्रदान करना, प्राय थोक व्यापारी अपने फुटकर व्यापारियों के प्रबंध के कार्यों को करने के लिए प्रबंध की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। सेवाएं विक्रय नीति के निर्धारण, हिसाब किताब रखने संबंधी या अन्य व्यवसायिक नीतियों के निर्धारण संबंधी को हो सकती है। विक्रय प्रशिक्षण सेल्स ट्रेनिंग, बहुत से थोक व्यापारी अपने फुटकर व्यापारियों के विक्रयकर्ताओं को विक्रय प्रशिक्षण देने कार्य भी करते हैं। इस प्रकार थोक व्यापारी के कार्य को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। परिचालन संबंधी कार्य और अन्य कार्य। धन्यवाद।